इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे वेब एप्लीकेशंस के इंट्रोडक्शन के बारे में, और हम देखेंगे कि किसी भी वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर कैसा होता है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए कोई भी वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। वेब एप्लीकेशंस के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस के बारे में। स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो यूज़र के डिवाइसेस पर इंडिपेंडेंटली रन होते हैं और इनको रन होने के लिए किसी इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स की बात करूं तो वो हम बग़ैर इंटरनेट कनेक्शन के इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और हम मुख्तलिफ़ तरह की वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो इनको हम कह सकते हैं कि ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस हैं। अब हम बात करेंगे वेब एप्लीकेशन के बारे में। किसी भी वेब एप्लीकेशन को हम ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वेब एप्लीकेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको हम ब्राउज़र के अंदर रन करते हैं। वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन हो। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो बेशुमार ऐसी वेब एप्लीकेशंस हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जीमेल, फेसबुक, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स। हम डेली लाइफ में मुख्तलिफ़ तरह की वेब एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। इनमें स्टैटिक वेब एप्लीकेशंस भी हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, डायनामिक वेब ऐप्स को हम यूज़ करते हैं जिनमें डायनामिकली कंटेंट जनरेट होता है। मुख्तलिफ़ तरह के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं जैसा कि वर्डप्रेस। इसी तरह हम पोर्टल वेब ऐप्स एंड प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स को भी हम इस्तेमाल करते हैं। इन सब टाइप्स के बारे में हम आने वाले मॉड्यूल्स में डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि एक वेब एप्लीकेशन काम कैसे करती है। किसी भी वेब एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर में क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। क्लाइंट साइड जो है वो यूज़र का ब्राउज़र होता है जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट भेजते हैं वेब सर्वर को, और वेब सर्वर हमें उस रिक्वेस्ट के बदले में रिस्पॉन्स जनरेट करके हमारे ब्राउज़र को भेजता है, जो हमारा ब्राउज़र हमें यूज़र इंटरफेस की फॉर्म में रेंडर करके दिखाता है। तो अभी हमने बात की थी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड की, तो अब हम इन दोनों को अलग अलग देखेंगे। जब भी हमने किसी वेब ऐप को एक्सेस करना होता है तो हम क्लाइंट साइड यानी कि यूज़र के ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, और जो रिस्पॉन्स आता है वो हमें यूज़र इंटरफेस की फॉर्म में ब्राउज़र के अंदर नज़र आता है। तो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज़ का यही काम है कि वो हमें यूज़र इंटरफेस मुहैया करें किसी भी वेब एप्लीकेशन का। सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो डेटाबेसेस और एपीआईज़ के साथ इंटरेक्ट करती हैं और हमारे डाटा को प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन वापस हमारे ब्राउज़र में प्रोवाइड करती हैं। सर्वर साइड लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूं तो इनमें PHP, पाइथन, जावा, नोड.js शामिल हैं। स्क्रीन के राइट साइड पर भी आप देख सकते हैं डायग्राम में कि क्लाइंट साइड यानी ब्राउज़र से जो रिक्वेस्ट आती है वो इंटरनेट के थ्रू वेब सर्वर को रिसीव होती है, और उसके बाद जो वेब सर्वर है वो APIs और डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करके डाटा को प्रोसेस करता है, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है वो हमें हमारे ब्राउज़र के अंदर भेज दी जाती है। तो अब हम वेब एप्लीकेशन की डेवलपमेंट को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो फ्रंट एंड के अंदर आपकी क्लाइंट साइड आ जाती है जिसमें आपका ब्राउज़र शामिल है, और बैक एंड के अंदर आपका वेब सर्वर आ जाता है जिसमें डेटाबेस और आपका एप्लीकेशन सर्वर शामिल है। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ में अगर हम बात करें तो हमारे पास HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट शामिल हैं, और डिफरेंट जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स लाइक रिएक्ट, एंगुलर एंड Vue.js शामिल हैं। ये तमाम फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ हमें किसी भी वेब एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफेस ब्राउज़र के अंदर प्रोवाइड करती हैं, और इन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हम किसी भी वेब एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे बैक एंड टेक्नोलॉजीज़ की। बैक एंड टेक्नोलॉजीज़ जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया कि इनमें सर्वर साइड के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो आ जाते हैं, और इनमें अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो इसमें Express.js है, Django फ्रेमवर्क है, और Ruby on Rails लैंग्वेज है, PHP है, एट्सेट्रा। जावा में भी आप इसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं। बैकएंड के ऊपर हम मेनली डाटा स्टोरेज और यूज़र ऑथेंटिकेशन और APIs के ऊपर काम करते हैं। तो अगर हम डिटेल में देखें तो हर लैंग्वेज का फ्रेमवर्क आपको स्क्रीन पे गिवन है। तो हर लैंग्वेज के अपने फ्रेमवर्क्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम बैकएंड की डेवलपमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम PHP की बात करें तो इसमें लारावेल फ्रेमवर्क है, कोडिग्निटर है, सिम्फनी है। इसी तरह हम पाइथन की बात करें तो डिजेंगो फ्रेमवर्क,
यानी हम किसी भी लैंग्वेज के फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए वेब एप्लीकेशन का बैक एंड डेवलप कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन के अंदर अगर हम वेबसाइट्स की बात करें तो उनको हम 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट्स। जो हमारी स्टैटिक वेबसाइट्स हैं वो ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर जो कंटेंट है वो तमाम यूज़र्स के लिए फ़िक्स रहता है और इसमें यूज़र जो है वो वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। इसके बरक्स अगर हम डायनामिक वेबसाइट्स की बात करें तो इसमें जो है वो यूज़र वेबसाइट्स के साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है और हर यूज़र के लिए डिफरेंट कंटेंट जो है वो जनरेट हो सकता है बेस्ड ऑन द यूज़र रिक्वेस्ट। तो जो डायनामिक वेबसाइट्स हैं उनमें हम APIs और डेटाबेसेस का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डायनामिक कंटेंट जो है वो जनरेट करवा सकें, जबकि इसके बरक्स स्टैटिक वेबसाइट्स में हम डेटाबेसेस को इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर हम वेब ऐप्स के फ़ीचर्स के बारे में बात करें तो ये एक्सेसिबल होते हैं, यानी किसी भी डिवाइस और किसी भी ब्राउज़र के थ्रू हम किसी भी वेब ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह वेब ऐप्स के अंदर जो डाटा की स्टोरेज है वो सेंट्रलाइज्ड सर्वर पे होती है, तो डाटा को हम वर्ल्ड वाइड कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह हमारी जो वेब ऐप्स हैं वो स्केलेबल होती है। इसका मतलब ये है कि लार्ज नंबर ऑफ यूज़र रिक्वेस्ट को एट अ टाइम एंटरटेन कर सकती हैं। तो आखिर में एक मरतबा फिर हम वेब एप्लीकेशंस की एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम डेली यूज़ करते हैं, इसी तरह हम ई-कॉमर्स वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन, ईबे, दराज, एक्सप्रेस। इसके अलावा हम ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स इस्तेमाल करते हैं जैसे कि गूगल डॉक्स हैं, ट्रेलो है, टीम वीवर है। तो ये सब जो है हमारी वेब एप्लीकेशंस की एग्जांपल्स हैं। इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे PHP के इंट्रोडक्शन के बारे में। PHP का कीवर्ड इनक्रोनियम है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर का। शुरू में इसे पर्सनल होम पेज भी कहा जाता था। PHP एक ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसके कोड को हम HTML के अंदर एम्बेड करते हैं और फिर वेब डेवलपमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैंने 2 कीवर्ड्स बोले हैं, ओपन सोर्स और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओपन सोर्स का मतलब है कि PHP इज़ फ्री टू यूज़ और कोई भी इसको यूज़ कर सकता है और इसको मॉडिफाई कर सकता है। जहाँ तक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की बात है तो इसका मतलब ये है कि PHP का कोड पहले सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है और एंड देन जो भी रिस्पॉन्स होता है उसको HTML के अंदर कन्वर्ट करके ब्राउज़र के हैंड ओवर किया जाता है। तो अभी स्क्रीन पर आपको PHP का सिंटेक्स दिखाया जा रहा है कि जब भी आपने PHP का स्क्रिप्ट लिखना है तो आपने PHP का ओपनिंग टैग यूज़ करना है और उसके बाद आपने उसका क्लोजिंग टैग यूज़ करना है। इनके बीच में आप अपना PHP कोड लिखेंगे। जैसा कि आपको हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल दिखाई गई है कि हमने इको स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाया है और उससे पहले हमने PHP का ओपनिंग टैग यूज़ किया एंड देन वी हैव यूज द क्लोजिंग टैग ऑफ PHP। तो ये दोनों जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हैं ये HTML कोड के अंदर PHP के स्क्रिप्ट को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जहाँ तक PHP के फीचर्स की बात है तो ये एक इंतहाई सिंपल लैंग्वेज है, कोई भी इस लैंग्वेज को सीख कर आसानी से वेब डेवलपमेंट जो है वो कर सकता है। इसी तरह ये हाईली फ्लेक्सिबल है, मींस के इसके कोड को हम HTML के अंदर एम्बेड कर सकते हैं और कई तरह के वेब डेवलपमेंट के टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मींस के आप PHP के कोड को किसी भी डिवाइस या किसी भी इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एक फीचर जो PHP को डिफरेंशिएट करता है बाकी लैंग्वेजेस जैसा कि C++ और जावा से कि PHP जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जबकि C++, जावा जो है वो कंपाइल्ड लैंग्वेज है, यानी उनका प्रोग्राम एज अ होल पहले कंपाइल किया जाता है देन वो एग्जीक्यूट होता है, जबकि जो PHP का कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है जो इसकी एग्जीक्यूशन को इंतहाई फास्ट बना देता है, जिसकी वजह से जो हमारा वेब पेज है वो ब्राउज़र में जल्दी लोड होता है। ओपन सोर्स के बारे में हम पिछली स्लाइड में भी बात कर चुके हैं कि ये हर एक के लिए अवेलेबल है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है और इसको मॉडिफाई कर सकता है। इसी तरह जब भी हम कोई वेब पेज डेवलप करते हैं तो ये हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस वेब पेज के अंदर सिक्योरिटी फीचर्स को अप्लाई करें। तो PHP हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम सिक्योर कोड लिख सकें वेब पेजेस के लिए। एंड फाइनली वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर्स ऑफ PHP इज़ इट्स लार्ज कम्युनिटी। जो PHP के ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जैसा कि इसके ट्यूटोरियल्स, इसकी डॉक्यूमेंटेशन और इसके डेवलपर फोरम्स, जो इसको बहुत ही ज़्यादा वास्ट लैंग्वेज बनाते हैं। जब भी हमने किसी HTML पेज को एक्सेस करना होता है तो यूज़र के ब्राउज़र से हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसके जवाब में सर्वर है वो हमें HTML का वेब पेज जो है वो भेज देता है। तो इसी तरह जब भी हमने किसी PHP वेब पेज को एक्सेस करना है तो हम URL के अंदर .php के एक्सटेंशन के साथ अपनी रिक्वेस्ट वेब ब्राउज़र के थ्रू वेब सर्वर को भेजेंगे। आफ्टर दैट वेब सर्वर हमारी रिक्वेस्ट को PHP इंटरप्रेटर के हवाले करेगा और PHP इंटरप्रेटर उस फाइल के कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा और जो भी रिस्पॉन्स होगा उसको HTML की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और ये जो HTML रिस्पॉन्स है ये हमें वापस भेज दिया जाएगा। इसके बाद हमारा जो ब्राउज़र है वो इस पेज को रेंडर करके यूज़र इंटरफेस की फॉर्म में हमें दिखा देगा।
अब आपने एक बात यहाँ पे ज़हन में रखने की, जो भी रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ HTML पेज यूज़र के हैंड ओवर किया जा रहा है वेब ब्राउज़र के, ये डायनामिक होता है और एज़ पर यूज़र रिक्वेस्ट ये कंटेंट जो है वो चेंज होता है। यानी यूज़र 1 अगर प्रोफाइल डॉट PHP को एक्सेस कर रहा है तो उसको अपनी प्रोफाइल का डाटा डिस्प्ले होगा। यूज़र 2 अगर प्रोफाइल डॉट PHP को एक्सेस कर रहा है तो यूज़र 2 को अपनी प्रोफाइल का डाटा ब्राउज़र में विजिबल होगा। जब भी हम मेजर कंपनीज़ की बात करते हैं तो उनकी वेबसाइट्स को PHP के कोड के थ्रू ही डेवलप किया गया। जैसा कि हम फेसबुक की बात करें तो उसको इनिशियली PHP के अंदर डेवलप किया गया था। इसी तरह विकीपीडिया की बात करें हम, वर्डप्रेस जो कि सबसे बड़ा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वो भी PHP में डेवलप किया गया। इसी तरह याहू, टम्बलर एट्सेट्रा। तो PHP का जो स्कोप है वो बहुत वास्ट है और काफ़ी कंपनीज इसके कोड को इस्तेमाल करती हैं अपनी वेबसाइट्स की डेवलपमेंट के लिए। तो जब भी आपने PHP को सीखना स्टार्ट करना है तो उससे पहले आपको जो प्री रिक्विजिट्स हैं उसमें सबसे पहले आपको HTML की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक आपको CSS की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि ईजिली आप PHP के कोड को इन दोनों के कोड के साथ एम्बेड कर सकें और आपको समझ आए कि PHP किस तरह HTML और फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज के साथ इंटरेक्ट करके वेब पेज का जो डायनामिक कंटेंट है वो जनरेट करती है। इसके अलावा आपको बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल स्किल्स आनी चाहिए, लाइक अरे, वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड फंक्शंस। तो ये सब प्री रिक्विजिट्स हैं जब भी आपने PHP में वेब डेवलपमेंट करनी है, तो इससे पहले ये बेसिक चीज़ें आपको आना ज़रूरी है। अब हम अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे ताकि हम PHP का कोड लिख सकें और उसको अपने लोकल होस्ट सर्वर पर हम एग्जीक्यूट कर सकें। जैम सर्वर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम PHP का कोड लिखें और उसको अपने लोकल मशीन पर एग्जीक्यूट कर सकें। तो सबसे पहले हम जैम सर्वर को डाउनलोड करेंगे। जैम सर्वर की वेबसाइट पे जाकर तो आप उसको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली उसका वर्जन डाउनलोड करेंगे। उसके बाद हम उसको इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम जैम्प को स्टार्ट करेंगे। तो आफ्टर दैट इंस्टॉलेशन हम उसको वेरीफाई करेंगे। हम ब्राउज़र में जाकर जैम्प का जो लोकल होस्ट का होम पेज है उसको ओपन करके देखेंगे। तो आइए अब हम इस सब का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है और यहाँ पे जाकर हम टाइप करेंगे जैम्प सर्वर। तो जो पहला लिंक होगा apache-friends.org, उसके डाउनलोड पेज पे हम जाएंगे। तो डाउनलोड के पेज पर जब मुझे रीडायरेक्ट किया जाएगा तो मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली जैम्प सर्वर का सेटअप डाउनलोड करूंगा। अब चूंकि मैं विंडोज़ इस्तेमाल करूं तो मैं इसका विंडोज़ वाला वर्जन यहां से डाउनलोड करूंगा। मैं डाउनलोड के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने इसके सेटअप को सेव करना है अपने डेस्कटॉप में। तो जैम्प का सेटअप डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ से नेसेसरी चीज़ों को सिलेक्ट करना है। इसमें से अननेसेसरी चीज़ों को हम अनचेक कर देंगे, जैसे कि टॉम कैट और पर्ल को भी हम अनचेक कर देंगे। इन दोनों की हमें ज़रूरत नहीं है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमने डायरेक्टरी जो है वो सी ड्राइव की सेट करनी है और सी ड्राइव के अंदर हमने जैम्प का फोल्डर जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है उसको यहाँ पे रहने देना है और नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और हम नेक्स्ट पे क्लिक करके अब इसकी इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर दो। अब ये हमारा जैम्प सर्वर इंस्टॉल हो रहा है। तो अब इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और अब आप जब फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इसका कंट्रोल पैनल दिखाई देगा। अब हम फिनिश पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि जैम का कंट्रोल पैनल हमारे सामने अब ओपन है। जब भी आपने जैम सर्वर को स्टार्ट करना है तो आपको इसकी अपाचे और माई एसक्यूएल की सर्विसेज को स्टार्ट करना है। इन सर्विसेज को आपने वेरीफाई करना है कि ये सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी निशानी ये है कि अपाचे और माई एसक्यूएल की जो सर्विसेज हैं ये ग्रीन हो जाएंगी। तो अब हम ब्राउज़र के एड्रेस बार में टाइप करेंगे लोकल होस्ट और एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जैम का जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका और हमने सक्सेसफुली जैम को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है। आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ जैम वी विल नीड अ कोड एडिटर। सो हम विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को डाउनलोड करेंगे और अपने सिस्टम में हम इंस्टॉल करेंगे ताकि हम PHP का कोड लिखकर उसको अपने लोकल सर्वर पे एग्जीक्यूट कर सकें। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को डाउनलोड करेंगे। गूगल पे जाकर हम टाइप करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड और इसको हम इसकी वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड करेंगे एंड देन इसको हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेंगे। सो आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड अब हम इसको ओपन करेंगे। विंडोज़ के सर्च बार में हम टाइप करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड और इसको हम ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस इस तरह से दिखेगा। तो अब हम अपनी नई PHP फाइल को क्रिएट करेंगे।
हम फाइल पे क्लिक करेंगे और हम न्यू फाइल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम फाइल का नेम टाइप करेंगे hello.php और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने जब भी PHP की फाइल्स को सेव करना है तो आपने C ड्राइव के अंदर जाके XAMPP के फोल्डर में जाना है, और XAMPP के फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आपने htdocs के फोल्डर में जाना है, और htdocs के फोल्डर के अंदर हम अपनी जो hello.php फाइल है उसको हम सेव करेंगे। तो मैं क्रिएट फाइल पे क्लिक करूंगा, तो अब मैं PHP की कोडिंग को स्टार्ट कर सकता हूं। तो मैं PHP का ओपनिंग टैग यूज़ करूंगा PHP, इसी तरह मैं PHP का क्लोजिंग टैग भी डालूंगा यहाँ पर, और अभी हम सिंपली एक हेलो वर्ल्ड को प्रिंट आउट करवाएंगे यूजिंग द इको स्टेटमेंट। तो कंट्रोल S प्रेस करके हम चेंजेस को सेव करेंगे और ब्राउज़र में जाकर हम टाइप करेंगे localhost/hello .php। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड का। तो इस तरह से htdocs के फोल्डर के अंदर आप अपने PHP की फाइल्स को सेव करेंगे और उनको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस मॉड्यूल से हम PHP के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम PHP कमेंट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। कमेंट्स बेसिकली हमारे PHP प्रोग्राम के अंदर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं। ये ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जीक्यूट नहीं होती। इनको प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि हम अपने कोड के बारे में यूज़फुल इंफॉर्मेशन ऐड कर सकें। कमेंट्स को ऐड करने का मकसद है कि हम अपने कोड की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकें और इसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर सकें, ताकि जो भी हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट में काम कर रहा है और हम उसको अपने कोड के बारे में गाइडेंस देना चाहते हैं कि हमारा कोड क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, तो हम कमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड पर्पस कमेंट्स को इस्तेमाल करने का ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे कोड की कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ना हो तो हम उन स्टेटमेंट्स को कमेंट्स बना देते हैं और वो फिर एग्जीक्यूट नहीं होते। तो दो तरह के कमेंट्स हम यूज़ करते हैं PHP के अंदर, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने अगर कोई भी सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करना है तो आप डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और उसके बाद अपना कमेंट टाइप करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका कमेंट एक से ज़्यादा लाइनों पर मुश्तमिल हो तो आप फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक सिंबल लिखेंगे, उसके बाद आप अपने मल्टी लाइन कमेंट्स टाइप करेंगे और उसके बाद कमेंट्स को इनक्लोज करेंगे यूजिंग स्टैटिक फॉरवर्ड स्लैश। तो अब हम इनको कोड एडिटर में देखते हैं कि हम इनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैंने कोड एडिटर को ओपन किया है और ब्राउज़र को भी ओपन किया है। तो यहाँ पे हम PHP का कुछ कोड लिखेंगे और उस कोड के अंदर हम कमेंट्स को ऐड करना सीखेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं सिंपल एक वेरिएबल x डिक्लेयर करूँगा और उसको प्रिंट आउट करवाऊँगा यूजिंग इको स्टेटमेंट। तो अगर मैं इसको ब्राउज़र में रन करूँ तो आप x की वैल्यू आउटपुट पे देख सकते हैं कि प्रिंट हो चुकी है। अब हमने इस कोड के अंदर कमेंट ऐड करना है। तो अगर हम इस कोड में सिंगल लाइन कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं तो जैसा कि स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था कि आप डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और अपना कमेंट टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ वेरिएबल। ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा ब्राउज़र में इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखते हैं कि इस कमेंट का कोड की एग्जीक्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो दिस इज़ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। तो अगर हमने मल्टी लाइन कमेंट्स को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है तो मैं फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक टाइप करूँगा और इसको क्लोज करूँगा फॉर स्टैटिक फॉरवर्ड स्लैश, और इसके बीच में मैं अपने मल्टी लाइन कमेंट्स टाइप करूँगा। मैं कुछ भी कमेंट्स में टाइप कर सकता हूँ। और अब मैं दोबारा इस कोड को अगर एग्जीक्यूट करूँ ब्राउज़र में तो स्टिल आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू सिंपली प्रिंट आउट होती हुई हमें नज़र आ रही है और कमेंट्स का कोड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेट से हम चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो तो हम इसको भी कमेंट बना सकते हैं। इससे पहले हम डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे और ये सिंगल लाइन कमेंट बन जाएगा। और अब हम अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो आप देखें कि अब x की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही क्योंकि हमने इस इको स्टेटमेंट को कमेंट बना दिया है। तो इस तरह से हम मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम PHP वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक छोटी सी कोडिंग एग्जांपल लिखेंगे। सपोज कि हम अपने सब्जेक्ट का कोड जो है वो मल्टीपल टाइम्स ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं यूजिंग द इको स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट का कोड टाइप करूँगा और हर लाइन में अपने सब्जेक्ट का कोड मैं यूजिंग द इको स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स को डिस्प्ले करवाता हूँ। और 5 मरतबा मैंने अपने सब्जेक्ट के कोड को डिस्प्ले करवाया। ब्राउज़र में इसको हम रन करते हैं तो आप देखते हैं कि 5 मरतबा हमारा जो सब्जेक्ट का कोड है वो डिस्प्ले हो चुका है।
अब हमें कहा जाता है कि आपने सब्जेक्ट कोड के साथ सब्जेक्ट का टाइटल भी आपने डिस्प्ले करवाना। तो आप देख सकते हैं कि मैं हर इको स्टेटमेंट में जाके अपने सब्जेक्ट का टाइटल भी टाइप करूँगा। तो मुझे 5 मरतबा जो है वो अपने सब्जेक्ट का टाइटल भी यहाँ पे हर इको स्टेटमेंट में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी 5 मरतबा डिस्प्ले हो चुका है। सपोज़ कि आपने सेम इंफॉर्मेशन जो है वो मल्टीपल टाइम्स प्रोग्राम में 50 टाइम्स 100 टाइम्स डिस्प्ले करवानी है या उसको यूज़ करना है, तो आपके लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि आप इतनी ज़्यादा मरतबा हर जगह जाकर इंफॉर्मेशन में चेंज करें। तो इस हेक्टिक टास्क से बचने के लिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा सब्जेक्ट, और उसको मैं ये वैल्यू असाइन करवा दूँगा, और मैं सिर्फ उस वेरिएबल को इको करवा दूँ। यहाँ पे देखें, मैं वेरिएबल का नेम जस्ट टाइप करूँगा और मल्टीपल टाइम्स में सेम वेरिएबल को इको करवाऊँगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें कि मल्टीपल टाइम्स जो है वो आ गया है। अब हमें कहा जाता है कि मैं इसमें से सब्जेक्ट टाइटल जो है वो रिमूव कर दूँ। तो सब्जेक्ट के टाइटल को सिर्फ मैं वेरिएबल की वैल्यू में से डिलीट करूँगा, और मैं इसको जब रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ सब्जेक्ट का कोड जो है वो जो है वही हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर है जो हमारे डाटा को स्टोर करता है पीएचपी प्रोग्राम के अंदर, और वेरिएबल की वैल्यू को हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान कभी भी चेंज कर सकते हैं। आपने खुद देखा कि मैंने वेरिएबल की वैल्यू को आपको चेंज करके दिखाया। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक कंटेनर है, उसके अंदर न्यूमेरिक डाटा मैंने स्टोर किया है 5, और उस कंटेनर को मैंने एक नाम असाइन कर दिया है माई वेरिएबल। तो अब ये कंटेनर एक वेरिएबल बन चुका है जिसका नाम है माई वेरिएबल। तो पीएचपी में आपने जब भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले आप डॉलर साइन लगाएंगे और उसके बाद वेरिएबल का नाम आप टाइप करेंगे। वेरिएबल नेम्स जो हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, तो आपने अपर केस और लोअर केस लेटर्स का ख्याल रखना है। वेरिएबल्स के नाम आपने जब भी रखने हैं तो आपने ऐसे नाम रखने हैं जो डिस्क्रिप्टिव हों, जो डाटा को डिस्क्राइब करते हों। तो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हम पीएचपी में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल्स हैं, फ्लोट हैं, बूलियंस हैं। तो स्ट्रिंग वेरिएबल्स के अंदर हम टेक्स्ट को स्टोर करते हैं, इंटीजर के अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, फ्लोट के अंदर हम डेसिमल, और अगर हमने ट्रू फॉल्स वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है तो हम बूलियन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करेंगे। सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। इस स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, ये आपको सिंपल एग्जांपल्स दी गई। इसमें हमने अरे वेरिएबल भी यूज़ किया। अगर आपने एक वेरिएबल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करना है तो आप अरे का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने कोई यूज़र डिफाइंड क्लास यूज़ करने है तो आप ऑब्जेक्ट वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, और हम किसी भी वेरिएबल को नल वैल्यू भी असाइन करवा सकते हैं। तो अब हम कोड एडिटर के अंदर मुख्तलिफ तरह के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके देखेंगे। एक न्यूमेरिक वेरिएबल क्रिएट करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल वेरिएबल नम इक्वल टू 5। वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले आपने डॉलर साइन का इस्तेमाल लाजमी करना है। इसी तरह मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल नेम यूज़ करूँगा। इसमें मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ जैसा कि अली। तो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल नेम्स जो हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो अगर मैं सेम नेम वेरिएबल दोबारा क्रिएट करूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इमरान, तो अब लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 5 पे जो दो वेरिएबल्स हैं, अलग अलग वेरिएबल्स हैं। इसी तरह आप बूलियन वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इज़ एक्टिव, और इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ ट्रू। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स पीएचपी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आपने किसी वेरिएबल को कोई नाम असाइन करना है तो आपने पहले डॉलर साइन लगाना है, और उसके बाद आपने वेरिएबल का नेम टाइप करना है, और वेरिएबल का नेम आपने किसी भी अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर करैक्टर से से स्टार्ट करना है। जो नेक्स्ट रूल है उसके मुताबिक आप वेरिएबल के नाम के अंदर अंडरस्कोर, न्यूमेरिक वैल्यू या कोई भी अपर और लोअर केस लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी स्पेशल करैक्टर वेरिएबल के नेम के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे, और वेरिएबल के नेम के अंदर आपने कभी भी स्पेस को इस्तेमाल नहीं करना। तो अगर आपके वेरिएबल के नाम के अंदर दो वर्ड्स आते हैं तो आप उनको अंडरस्कोर के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेरिएबल है यूज़र नेम, तो यूज़र अंडरस्कोर नेम के साथ आपने दो वर्ड्स को एक वेरिएबल नेम के अंदर इस्तेमाल कर लिया है। लास्ट रूल ये है कि वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था। तो अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें हाई स्कोर, और उसी वेरिएबल को हम स्मॉल लेटर्स के साथ इस्तेमाल करें, उसमें अगर हम एच और एस को स्मॉल कर दें तो दो ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ये दो सेम वेरिएबल्स नहीं हैं। तो स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से वेरिएबल को नाम असाइन किए गए हैं, और ये सारे तरीके जो हैं वो करेक्ट हैं। स्क्रीन के राइट साइड पे जो एग्जांपल्स दी गई हैं, इन तरीक़ों को आपने हमेशा वेरिएबल नेमिंग के अंदर
अवॉइड करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फर्स्ट और नेम के दरमियान स्पेस दी गई है। इसी तरह जो वेरिएबल का नाम है आपने कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं करना, और आपने वेरिएबल नेम के अंदर कभी भी कोई ऑपरेटर या स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं करना। इसी तरह जो हमारा एज जो स्मॉल लेटर्स के अंदर है और जो एज हमारा कैपिटल लेटर्स के अंदर है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। लास्ट वीडियो में हमने PHP वेरिएबल्स के बारे में बात की थी, अब हम कांस्टेंट वेरिएबल्स को देखेंगे। कांस्टेंट वेरिएबल्स के ज़रिए हम ऐसी वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं जो कि थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होती, वो अनचेंज्ड रहती हैं। रेगुलर वेरिएबल्स में हमने देखा था कि जब हम एक मरतबा किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर दें तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, जबकि कांस्टेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ चेंज नहीं हो सकती। जब भी हमने PHP के अंदर कांस्टेंट वेरिएबल को डिफ़ाइन करना है तो हम डिफ़ाइन फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके अंदर दो पैरामीटर्स को पास करेंगे। पहले पैरामीटर में कांस्टेंट वेरिएबल का नेम आएगा और दूसरे पैरामीटर में कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू जो हम असाइन करने जा रहे हैं वो हम मेंशन करेंगे। कांस्टेंट वेरिएबल्स और आम वेरिएबल्स में एक बेसिक फ़र्क ये भी है कि हम कांस्टेंट वेरिएबल्स को बगैर डॉलर साइन के PHP के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने दो कांस्टेंट वेरिएबल्स को हमने इको करवाया है तो आप देख सकते हैं कि हमने डॉलर साइन का प्रीफिक्स इसमें नहीं लगाया। PHP हमें कुछ प्री डिफाइंड कांस्टेंट्स भी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल लाइन का कांस्टेंट वेरिएबल है, फाइल का कांस्टेंट वेरिएबल है, डायरेक्टरी का। मैजिक कॉन्स्टेंट्स की निशानी ये है कि वेरिएबल नेम से पहले और उसके बाद दो दो अंडरस्कोर्स लगे होते हैं। तो अगर आप लाइन कांस्टेंट की बात करें तो ये करंट लाइन नंबर बताता है किसी भी स्क्रिप्ट का, और फाइल का जो मैजिक कांस्टेंट है वो हमें फाइल का नेम और उसका फुल पाथ बताएगा, और अगर हम डायरेक्टरी का कांस्टेंट यूज़ करें तो वो हमें किसी भी PHP स्क्रिप्ट की डायरेक्टरी के बारे में बताएगा। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो अब मैं कोड एडिटर में मौजूद हूँ और मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट डिफाइन करूँगा डिफाइन फंक्शन के अंदर। यहाँ पे मैं कांस्टेंट वेरिएबल की का नाम रखूँगा नंबर, और दूसरे पैरामीटर में मैं कांस्टेंट की वैल्यू पास करूँगा 5। अब मैं यूजिंग दी इको स्टेटमेंट इस कांस्टेंट की वैल्यू को ब्राउज़र में प्रिंट आउट करवाऊँगा इको। तो ब्राउज़र में मैं अपनी फ़ाइल को रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट नंबर की वैल्यू हमने ब्राउज़र में डिस्प्ले करवा दी है। तो आपने देखा कि कांस्टेंट को जब मैंने कांस्टेंट वेरिएबल को इको करवाया तो इसमें मैंने डॉलर साइन का इस्तेमाल नहीं किया। तो हमने बात की थी मैजिक कॉन्स्टेंट्स की, अब हम उनकी एग्जांपल्स भी रन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लाइन नंबर 5 पे जो PHP में प्री डिफाइंड मैजिक कांस्टेंट है लाइन, उसको प्रिंट करवाता हूँ। तो अब आप देखेंगे ब्राउज़र में, तो मैं फ़ाइल को जब रन करूँगा तो आप देखें कि वो लाइन नंबर प्रिंट कर रहा है कि लाइन नंबर 5 पर ये इको स्टेटमेंट यूज़ की गई है। इसी तरह अगर मैं डायरेक्टरी का मैजिक कांस्टेंट यूज़ करूँ तो आप देख सकते हैं, तो ये मैजिक कांस्टेंट हमें हमारी PHP फाइल की कंप्लीट डायरेक्टरी का पाथ बता रहा है। इसी तरह अगर मैं फाइल का मैजिक कांस्टेंट यूज़ करूं तो आप देख सकते हैं कि ये फाइल का नेम भी बता रहा है और फाइल का कंप्लीट पाथ भी बता रहा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑपरेटर्स इन PHP। ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल्स और वैल्यूज़ के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। ये ऑपरेशंस अरिथमेटिक टाइप के भी हो सकते हैं, असाइनमेंट टाइप के हो सकते हैं, कंपैरिजन बेस्ड हो सकते हैं। सो वी कैन से कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स PHP में एग्जिस्ट करते हैं और उनको हम इस्तेमाल करते हुए वेरिएबल्स के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं अगर हमने वेरिएबल्स या वैल्यूज़ के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस शामिल हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस का हम साथ साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। लेट्स से कि मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ, a इज़ इक्वल टू 10 एंड सेकेंड वेरिएबल b इज़ इक्वल टू 5। मैं इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक तीसरा वेरिएबल लेता हूँ c, और उसमें मैं इन दोनों की वैल्यूज़ के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा और
सी को असाइन कर दूंगा, लेट्स से ए प्लस बी। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है और मैं अब वेरिएबल सी की वैल्यू को प्रिंट आउट करवा दूंगा। अगर मैं इसको ब्राउज़र में रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि आंसर 15 आ गया। इसी तरह मैं अगर ए और बी की माइनस को सब्ट्रैक्ट करूं तो उसका आंसर भी आप ब्राउज़र में देख सकते हैं, 5। इसी तरह मैं इनको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं और इसके अलावा मैं डिवीजन भी कर सकता हूं। इसी तरह हम मॉड्यूलस ऑपरेटर भी इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसका आंसर 0 आया। तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसी तरह हम PHP के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं जब हमने वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन करनी होती हैं। देयर आर डिफरेंट वेज टू असाइन वैल्यूज़ टू वेरिएबल्स, तो इसको भी हम कोड एडिटर में देख लेते हैं। जैसा कि हमने स्लाइड में देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ए, और अगर हमने वेरिएबल ए को कोई भी वैल्यू असाइन करनी है तो हम सिंपली ए के बाद इक्वल टू का साइन सिंबल यूज़ करेंगे और उसको वैल्यू असाइन करेंगे। वेरिएबल ए को मैं न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, बूलियन कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। इसी तरह जो एडिशन असाइनमेंट का ऑपरेटर है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू 10 है तो मैं ए प्लस इक्वल टू 5, तो अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट आउट करवाऊंगा तो अब आंसर आएगा 15। ब्राउज़र में हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि a प्लस इक्वल टू 5 का आंसर जो है वो 15 आया। बेसिकली ये इक्वल होता है a इज़ इक्वल टू a प्लस 15। जब भी हम किसी असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसके साथ कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा एंड देन वेरिएबल को वैल्यू री असाइन करती जाएगी। इसी तरह मैं सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल b डिक्लेयर करते हैं, उसको हम वैल्यू 10 असाइन करते हैं और वेरिएबल b माइनस इक्वल टू 5, यानी b की वैल्यू में से 5 को माइनस कर दो तो ये इक्विवेलेंट होगा b इज इक्वल टू b माइनस 5 के इक्वल होगी ये स्टेटमेंट। तो b में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 5 आएगा। यहाँ पे हम फाइल को रिफ्रेश करेंगे तो देखें आंसर 5 आ चुका है। इसी तरह आप इसी वेरिएबल b के साथ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस के असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मल्टीप्लिकेशन को देखें तो कहेंगे b मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हम 5 से b की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ये इक्विवेलेंट होगा b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई 5 के। सेम इज द केस फॉर डिवीजन। अगर हम b की वैल्यू को लेट से 5 से डिवाइड करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे b डिवीजन इक्वल टू 5। ठीक है जी, तो ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा b इज इक्वल टू b डिवाइडेड 5। इसी तरह अगर आपने मॉड्यूलस निकालना है b का 5 के साथ तो आप लिख देंगे b मॉड्यूलस ऑपरेटर इज इक्वल टू 5। तो ये आपका इक्विवेलेंट होगा b इज इक्वल टू b मॉड्यूलस 5 के। तो इस तरह से आप वेरिएबल्स के ऊपर असाइनमेंट ऑपरेटर्स डिफरेंट तरह से अप्लाई कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। हम मुख्तलिफ तरह से वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने चेक करना है कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के इक्वल है या नहीं है, या उनके हमने डाटा टाइप मैच करनी है, उनके डाटा टाइप सेम है या नहीं है, और इसी तरह हम उनके दरमियान ये कंपैरिजन करना चाहते हैं कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे से बड़ी है या छोटी है, तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का जो भी रिज़ल्ट होता है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आता है। तो अगर तो रिज़ल्ट ट्रू आता है तो उस ट्रू रिज़ल्ट को 1 के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी तरह फॉल्स अगर रिज़ल्ट है तो कुछ भी स्क्रीन पर प्रिंट आउट नहीं होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो आ जाएगा। तो अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को कोड एडिटर के अंदर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, x जिसकी वैल्यू है 10 और दूसरा वेरिएबल मेरे पास है y जिसकी वैल्यू है 5। तो अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या x और y की वैल्यू बराबर है, तो हम इसको एक इको स्टेटमेंट की मदद से देखते हैं। इको x, मैंने इक्वल टू का कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया है एंड देन वेरिएबल y। तो आप यहाँ पे देखें कि जब मैंने इसको रन किया ब्राउज़र में तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, एम्प्टी रिजल्ट जो है वो शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अगर y की वैल्यू भी 10 कर दूँ
और अब मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कि 1 जो है वो प्रिंट हो चुका है, यानी ट्रू रिजल्ट 1 की फॉर्म में ब्राउज़र में आ चुका है। तो ये था हमारे पास इक्वल टू का कंपैरिजन ऑपरेटर। इसी तरह इक्वल टू के बाद हम नॉट इक्वल टू का कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास दोनों इक्वल हैं, तो अब हम इसको अगर सेव करें और ब्राउज़र में रन करें तो आप देख सकते हैं कि कोई भी रिज़ल्ट जो है वो शो नहीं हुआ, मींस कि रिज़ल्ट फॉल्स आया है। तो अगर मैं y की वैल्यू को 1 कर दूं और सेव करने के बाद इसको रन करूं तो अब आंसर 1 आया, मींस के रिज़ल्ट ट्रू है। इसी तरह हमारे पास एक आइडेंटिकल टू का कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। ये बेसिकली वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को भी चेक करता है कि क्या दो वैल्यूज़ इक्वल हैं, और उनकी डाटा टाइप भी चेक करता है। अब यहाँ पे x को मैंने वैल्यू 10 असाइन किया जो कि न्यूमेरिक है, और y को मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू PHP असाइन की है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब कुछ भी जो है वो रिजल्ट नहीं आया, एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट किया है। इट मीन्स कि x और y की वैल्यू भी सेम नहीं है और इनकी डाटा टाइप भी सेम नहीं है। तो अगर मैं y को भी इंटीजर वैल्यू दे दूं तो अब आप देखें कि यहाँ पे 1 प्रिंट हो चुका है, क्योंकि वैल्यू भी सेम है और डाटा टाइप भी दोनों वेरिएबल्स की सेम है। तो इसी तरह हमारे पास इसी पैटर्न पे हम सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखेंगे। नॉट आइडेंटिकल टू का ऑपरेटर है जिसमें वेरिएबल की डाटा टाइप और उसकी वैल्यूज़ को चेक किया जाता है कि क्या ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो आंसर जो है वो ट्रू आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरिएबल 10 और x की वैल्यू 10 है, तो हमने नॉट आइडेंटिकल टू कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे फॉल्स आएगा बिकॉज 10 इज़ आइडेंटिकल टू 10। इसी तरह हमारे पास ग्रेटर देन का ऑपरेटर है जो कि चेक करेगा कि वेरिएबल a की वैल्यू b से बड़ी है या नहीं है। तो इस इको स्टेटमेंट में रिजल्ट हमारे पास आएगा ट्रू। इसी तरह हमारे पास लेस देन ऑपरेटर है। यहाँ पे हमने c और d वेरिएबल को यूज़ किया है और हमने चेक किया है कि क्या c की वैल्यू d से छोटी है। तो यहाँ पे भी आप रिजल्ट देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट में ट्रू आएगा बिकॉज 8 इज़ लेस देन 12। लास्ट में जो हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, इसमें हम इक्वल टू और ग्रेटर और लेस देन ऑपरेटर्स को कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपरेटर है। दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास e और f, दोनों की वैल्यू हमने 7 रखी है। तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या वेरिएबल e की वैल्यू वेरिएबल f के इक्वल है या ग्रेटर है। अगर वो ग्रेटर है या इक्वल है तो दोनों सूरतों में हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे f की वैल्यू 8 कर दें तो अब जो है हमारे पास रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि अब ना तो e की वैल्यू f से ग्रेटर है और ना ही e के इक्वल है। इसी पैटर्न पर हम लेस देन और इक्वल टू का वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल g को हमने वैल्यू साइन की है 15 और h को 20, तो क्या हम चेक करें कि क्या वेरिएबल g की वैल्यू h से छोटी है और या h के इक्वल है। तो इस केस में हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा बिकॉज g की वैल्यू h से छोटी है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को डिफरेंट सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है तो PHP में हम इन दोनों ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप एग्जांपल भी देख सकते हैं कि वेरिएबल x की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया गया है और वेरिएबल x की वैल्यू में डिक्रीमेंट भी किया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वेरिएबल x डिक्लेयर करता हूँ और उसको वैल्यू देता हूँ 50। तो अगर मुझे x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करना है तो मैं लिखूँगा वेरिएबल x और उसके साथ मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दूंगा, यानी 2 मरतबा प्लस का सिंबल। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट किया जाए, यानी x इक्वल टू x प्लस 1। तो अब इस कोड को मैं ब्राउज़र के अंदर रन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो चुका है और x की वैल्यू अब 51 हो गई है। सिमिलरली मैं x की वैल्यू में डिक्रीमेंट भी कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे x की वैल्यू में डिक्रीमेंट करना है तो मैं सिंपली लिखूंगा वेरिएबल x और उसके साथ मैं 2 मरतबा माइनस का सिंबल लगा दूंगा। तो अब आप देखें कि x की वैल्यू जो है वो 50 से 49 हो जाएगी। ये आप देखें कि x की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट हो चुका है। अच्छा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम दो तरह से लिख सकते हैं, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स की फॉर्म में। अगर मैंने प्रीफिक्स की फॉर्म में इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखना है, पहले मैं प्लस प्लस का साइन लिखूंगा एंड देन मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा। इस स्टेटमेंट में पहले इंक्रीमेंट होता है एंड देन वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न की जाती है। इसी तरह मैं अगर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखूंगा तो मैं इस तरह से लिखूंगा वेरिएबल का नाम वेरिएबल एक्स एंड देन प्लस प्लस का सिंबल। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट में ये होता है कि पहले वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न की जाती है एंड देन वेरिएबल की वैल्यू में
डिक्रीमेंट किया जाता है। सेम इज द केस फॉर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो दिस इज आवर प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और इसी तरह ये हमारा पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। हमारे पास पीएचपी में स्ट्रिंग ऑपरेटर्स भी हैं दो तरह के, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन और स्ट्रिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। इन ऑपरेटर्स के थ्रू हम दो स्ट्रिंग्स की वैल्यू को कंबाइन कर सकते हैं, या किसी एक स्ट्रिंग की वैल्यू में कुछ हमने स्ट्रिंग ऐड करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो अब हम इन दोनों ऑपरेटर्स को देखते हैं कि किस तरह हम पीएचपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर को देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ए डिफाइन करूंगा जिसको मैं वैल्यू असाइन करूंगा हेलो। इसी तरह मैं दूसरा वेरिएबल बी यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं वेरिएबल ए की वैल्यू को कंकैटिनेट कर रहा हूँ डॉट ऑपरेटर के साथ। ये आपका डॉट ऑपरेटर है जो कि स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट यानी कंबाइन करता है। तो मैं वेरिएबल बी की वैल्यू में ए के साथ कंबाइन कर रहा हूँ स्ट्रिंग वर्ल्ड को। तो अगर मैं अब वेरिएबल बी को इको करवाऊं तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड का मैसेज डिस्प्ले करवा दिया है जो कि वेरिएबल बी की वैल्यू है। तो इस तरह से हम एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरे स्ट्रिंग की वैल्यू को कंकैटिनेट कर सकते हैं। स्ट्रिंग के साथ अगर हमने कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी कंकैटिनेट करनी है तो वो भी कंकैटिनेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ सी और उसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 10, और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डी लेता हूँ जिसमें मैं कंकैटिनेट करवाऊंगा बी और सी की वैल्यू को। तो मैं यहाँ पे करता हूँ वेरिएबल डी इज इक्वल टू बी कंकैटिनेशन वेरिएबल सी, यानी डॉट ऑपरेटर के थ्रू मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल और न्यूमेरिक वेरिएबल को कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पे मैं अगर वेरिएबल डी को प्रिंट करवाता हूँ तो अब आप देखें कि ये कंकैटिनेट हो चुके हैं हेलो वर्ल्ड 10। तो ये हमारी थी स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। अब हम स्ट्रिंग असाइनमेंट ऑपरेटर को देखते हैं। लेट्स से कि मैंने वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है और इसमें मैंने हेलो स्ट्रिंग जो है वो इसको असाइन किया गया है। अब मैं मज़ीद कुछ स्ट्रिंग इसमें ऐड करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा वेरिएबल ए डॉट इक्वल टू वर्ल्ड। तो अब मैं अगर वेरिएबल ए की वैल्यू को इको करवाऊं तो वेरिएबल ए की वैल्यू हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगी। अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र में तो आप देखें कि वेरिएबल ए की वैल्यू हेलो वर्ल्ड हो चुकी है। तो इसी तरह मैं वेरिएबल ए के अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड ए को हम असाइन कर चुके हैं, तो अब हम दोबारा लिखेंगे ए डॉट इक्वल टू 10। तो अब मैं दोबारा इसको अगर ब्राउज़र में रन करूं तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड 10 प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, और स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई वैल्यू हमने मज़ीद ऐड करनी है तो हम करवा सकते हैं।